हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एस्टीमेट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। एस्टीमेट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का ये पहला पार्ट है जिसमें हम बेसिक्स की बात करेंगे कि आरसीसी स्ट्रक्चर्स में जो रीइंफोर्समेंट कैलकुलेशन होती है, उसमें कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, क्या बेंड की एक्स्ट्रा लेंथ होती है, क्या ओवरलैप की एक्स्ट्रा लेंथ होती है, क्या स्ट्रेट बार में जो हुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके लिए क्या एक्स्ट्रा लेंथ होती है, किस तरह से स्ट्रिप्स के लिए हम हुक्स लेते हैं और उसकी लेंथ लेते हैं, और हुक्स के लिए क्या एक्स्ट्रा लेंथ दी गई है। इसके साथ साथ जो हम स्टेज वन एस्टीमेट तैयार करते हैं उसके लिए अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टील क्या है, किस स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए जितना परसेंटेज ऑफ स्टील प्रिस्क्राइब्ड है, हम उसके आधार पर एक टेंटेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन के लिए, या जिसको हम स्टेज वन एस्टीमेट कहते हैं, जिसमें डिटेल डिजाइन ड्राइंग को कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ बेसिक्स आपको सिखाए जाएंगे इस वीडियो लेक्चर्स में, जिससे कि आप जान पाए कि जब कभी भी हमें आरसीसी स्ट्रक्चर्स का एस्टिमेट करना होता है तो किस तरह से होता है। तो जब भी हम आरसीसी स्ट्रक्चर का एस्टिमेट करते हैं तो दो चीजों से बना हुआ है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट का तो एस्टिमेट आप उसके वॉल्यूम निकाल कर लेते हैं कि जो भी उसका साइज है, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, जितने क्यूबिक मीटर है वो उसकी कंक्रीट है। कंक्रीट से हम रीइंफोर्समेंट को माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसका जो अमाउंट है वो एज कंपेयर टू रीइंफोर्समेंट बहुत कम है, और उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे, और ये बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगा। कहने की बात ये कि आप अगर एक बीम में और रीइंफोर्समेंट के अगर वो डॉट्स घटाते जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आना है। इस कारण से हम पूरा कंसीडर करते हैं, और उसमें जो जितना एरिया रीइंफोर्समेंट ने कवर किया है वो कंक्रीट के ही उसमें मान लेते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। देयर इज अ नो डिडक्शन फॉर रीइंफोर्समेंट टू टेकिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ द taking of the quantity of concrete. So the quantity of concrete is taking in cubic meter, that means the length, width and depth or height whatever. तो आपको उसकी लेंथ निकालना है, विड्थ निकालना है और हाइट निकालना है। तो यहाँ पर एस्टिमेट हम आरसीसी स्ट्रक्चर का पढ़ने वाले हैं। तो कंक्रीट का एस्टिमेट कर चुके हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक बीम है, 3 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन 200 mm है और डेप्थ उसकी 400 mm है, तो आप निकालिए, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को एक यूनिट में रखकर, और वो आपको उतने क्यूबिक मीटर की लेंथ, इतने क्यूबिक मीटर कंक्रीट बता देगा। पर जब उसके अंदर के रीइंफोर्समेंट की आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी तो आपको बहुत सारी चीजें जानना जरूरी हो जाता है कि किस तरह से स्ट्रेट बार को कैलकुलेट करते हैं, एक हुक के लिए एक्स्ट्रा लेंथ क्या है, बार बेंटअप है तो कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है तो क्या एक्स्ट्रा लेंथ है, 45 डिग्री पर है तो क्या एक्स्ट्रा लेंथ है, जब दो बार आपस में ओवरलैप किए जा रहे हैं तब वो किस तरह से उनकी ओवरलैपिंग लेंथ कितनी है, इन सब के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें अपनी बात को, तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो रीइंफोर्स्ड आरसीसी स्ट्रक्चर में रीइंफोर्समेंट डाला जाता है उसका एस्टीमेट सीखने वाले हैं कि वो उसके अंदर डले गए रीइंफोर्समेंट बार का एस्टीमेट कैसे किया जाएगा। हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके यूनिट वेट से, तो हमको केजी में क्वांटिटी मिल जाएगी। क्योंकि मार्केट में जो रीइंफोर्समेंट अवेलेबल है वो लेंथ वाइज नहीं मिलता है, वो किलोग्राम बाई वेट मिलता है। इस कारण से हम पहले लेंथ निकालते हैं और लेंथ से में उसके यूनिट वेट का मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट वेट पर मीटर का मल्टीप्लाई करके हम उसको किलोग्राम में निकाल लेते हैं, जिससे कि हम मार्केट से वो परचेज कर सकें। तो ये बात तो मैंने आपको समराइज की है, तो चलिए शुरू करते हैं एस्टीमेट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का ये वीडियो लेक्चर। जैसा मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपके पास कोई डिजाइन ड्राइंग नहीं है तब आप कुछ परसेंटेज ऑफ स्टील प्रिस्क्राइब्ड है उस आधार पर स्टेज वन एस्टीमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्लैब या लिंटल की बात करें तो हम कितना स्टील लगेगा एक स्लैब में, तो जितना भी उसका एरिया है उसका जो वॉल्यूम है उसका हम 0.7 to 1% ले लेते हैं।
बीम में रीइंफोर्समेंट कितना रहता है? 1% से 2% तक। कॉलम में वैसे तो हमने डिजाइन में, आपने भी पढ़ा होगा डिजाइन में कि हम कुछ अलग परसेंटेज लेते हैं, है ना, 0.8 to 6% और समटाइम्स इट 8%, नहीं, इट्स 1 to 5%, 1 से 5% ले लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि कॉलम साइजेस क्या है। तो कॉलम के लिए 1 से 5%, फुटिंग के लिए 0.5 से 0.8% और छज्जे के लिए 0.5%। छज्जा या सनशेड, कहीं का प्रोजेक्शन निकला हुआ है या सनशेड बनाया हुआ है विंडो के ऊपर, उसके ऊपर जो रीइंफोर्समेंट डालते हैं वो 0.5% देते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये क्या परसेंटेज है? 0.7%, 1%, 1 to 2%, 1 to 5%, क्या है ये? कैसे हम इसमें क्वांटिटी निकाल पाते होंगे? तो आइए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जिससे आप ये सीख पाए कि अगर आपके पास डिजाइन ड्राइंग नहीं है और आपको एक प्राइमरी एस्टीमेट तैयार करना है, जिसको हम स्टेज 1 एस्टीमेट कहते हैं, तो वो आप कैसे तैयार करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल है, अ बीम इज 3 मीटर लॉन्ग, एक बीम है जो 3 मीटर लंबी है, जो कि जिसकी बियरिंग 30 सेंटीमीटर है। एक्चुअली स्पान है 3 मीटर का और 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर रेस्ट कर रही है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3.6 मीटर। 0.3 मीटर की बीयरिंग इधर और 0.3 मीटर की बीयरिंग दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 3.6 मीटर, जिसका क्रॉस सेक्शन है 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब हमें रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी निकालना है। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगी, इसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी? 3.6 मीटर, 15 सेंटीमीटर है तो 0.15, ये उसकी विड्थ हो गई। 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 इसकी डेप्थ हो गई, यानी 0.162 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट लगेगी। तो जितने क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगी उसका कितना परसेंटेज हम ले लें बीम में एज अ रीइंफोर्समेंट? जैसे बीम की बात कर रहे हैं, तो इन बीम्स परसेंटेज ऑफ स्टील इज टेकन 1 to 2%। अभी हमने देखा कि बीम के लिए क्या लेते हैं? 1 से 2%। 1 से 2, तो हम इसमें क्या करते हैं, ना 1 ना 2, हम बीच का ले लेते हैं 1.5%। हियर वी टेक 1.5%। तो ये 0.162 का 0.15% निकालेंगे तो ये आएगा कितना? 0.00243 क्यूबिक मीटर। अरे ये कैसा? ये तो हमने परसेंटेज निकाल दिया, ये तो 0.00243 क्यूबिक मीटर आ गई। पर रीइंफोर्समेंट कितना होगा? रीइंफोर्समेंट होगा, इसमें हम मल्टी, ये क्या है? ये क्यूबिक मीटर है। अब हम इसमें डेंसिटी, स्टील की डेंसिटी जो होती है वो 7,850, 7,850 केजी पर मीटर क्यूब। यदि हम इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसलिए मैंने रेड कलर से मार्क किया है, 7,850 जो है वो क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टील है। रीइंफोर्समेंट की बार की स्टील क्या है? 7,850, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डेंसिटी किस में होती है? केजी पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको केजी में एक फिगर मिलेगा। ये फिगर होगा 19.07 केजी। तो आपको रफली 19.07 किलोग्राम का सरिया लगेगा या रीइंफोर्समेंट लगेगा। अ बीम इज 3 मीटर लॉन्ग और यानी उसमें 3.6 मीटर लॉन्ग और 15 बाई 30 का उसका क्रॉस सेक्शन है। इस तरह से हम एक रफ निकाल सकते हैं। कॉलम होगा, उसकी साइज का आपने कंक्रीट निकाली क्यूबिक मीटर में, उसमें परसेंटेज लिया, कितने परसेंटेज आप ले रहे हो, उस परसेंटेज में डेंसिटी ऑफ स्टील का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको उतने केजी स्टील मिल जाएगा। दिस इज अ बेसिक एग्जांपल टू एक्सप्लेन हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टील ऑन द परसेंटेज बेसिस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब हम बात आएगी कि हमको यूनिट वेट ऑफ रीइंफोर्समेंट कैसे मिलेगा। तो जिस, अगर 6 mm से लेके 25 mm का बार अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप जो भी बार का डायमीटर है उसका स्क्वायर करो और उसमें 161 का डिवाइड कर दो, यानी कि उसमें भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा? जो भी आएगा वो आपका केजी पर मीटर लेंथ, उसका वो होगा, वेट होगा, केजी पर मीटर वेट होगा। यदि अगर 25 mm से ऊपर है तो डी स्क्वायर बाई 162 का कर दीजिए। ये एक थंब रूल है ना? उसी बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन वही डेंसिटी से ही निकाली गई है
इसकी डेंसिटी का एक छोटा सा आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला फिगर सामने आ जाता है, पर आपको उस पे नहीं जाना है। आप तो याद रखिए डी स्क्वायर बाई 161 और डी स्क्वायर बाई 162। अगर आप इस तरह से अगर 25 mm तक है तो 161 करिए, और 25 mm से ऊपर है तो 162 करिए। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पर ये आपको नियर टू एग्जैक्ट आपको केजी पर मीटर का, यानी जो यूनिट वेट ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो देता है। अब कुछ बात करते हैं कवर की। चूंकि आप आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ लिए होंगे ऐसा मैं प्रेज्यूम करके चलता हूँ, और उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप उसका एस्टिमेट आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो एंड कवर फॉर बीम और स्लैब कितना होता है? 4 to 5 सेंटीमीटर, यानी 40 mm to 50 mm। टॉप एंड बॉटम कवर कितना होता है बीम के लिए? 20 to 50 mm। टॉप एंड बॉटम कवर स्लैब के लिए कितना होता है? 20 to 12 to 20 mm। तो इसमें हम 15 mm ले लेते हैं, इसमें हम 40 mm तक जाते हैं, 40 mm ले लेते हैं, ठीक है ना। यह डिपेंड करता है जैसा कि हमको ड्राइंग में दे रखा हो, पर ये आपको कवर याद रखने। कवर क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर फाइबर टू द रीइंफोर्समेंट। अब मैं इफेक्टिव कवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एस्टिमेशन के उससे बता रहा हूँ कि जहां भी आउटर एज है या आउटर फाइबर है, वहां से रीइंफोर्समेंट की जो डिस्टेंस है वो उसका कवर है। बस अभी मैं इसको आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। यह है स्ट्रेट बार, इसमें हुक लगा हुआ है। चूंकि आपको पढ़ना हुक से है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। पहले हुक इसलिए बनाए जाते थे, यहाँ पर ये बात करना जरूरी है, पहले हुक इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि पहले बार आते थे माइल्ड स्टील के, एमएस, और वो ट्विस्टेड नहीं होते थे, यानी HYSD स्टील नहीं हुआ करता था। और उनके ऊपर जैसा अभी आपने रीइंफोर्समेंट बार देखा होगा ना कि वो कुछ ट्विस्टेड होता है, उसके ऊपर ऊपर से ऐसे 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 एक ग्रिपिंग होती है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। लेकिन पुराने समय में बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए तो प्लेन होता था, कहीं ऐसा ना हो कि टेंशन के कारण ये स्लिप हो जाए, तो वो उसके उसमें हुक बना दिए जाते थे। ये इस तरह के हुक बना दिए जाते थे। तो इन हुक के कारण एक एक्स्ट्रा लेंथ डेवलप होती थी, और एक्स्ट्रा लेंथ क्या डेवलप क्यों कितनी होती थी उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। अभी हुक बनना बंद हो गए हैं लेटेस्ट में। अभी चूंकि हमारा सिलेबस उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं आपको हुक सहित बता रहा हूँ कि आपको हुक कैलकुलेशंस आना चाहिए। लेकिन अब हुक बनना बंद हो गए हैं, चूंकि हम HYSD बार यूज करने लगे हैं, जिसमें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी आ जाती है। हुक्स बनाए इसलिए जाते थे जिससे कि वो पकड़ के रखें और ग्रिपिंग अच्छी रहे, और रीइंफोर्समेंट इधर उधर अपना डिस्प्लेस्ड ना हो, इसलिए हुक बनाए जाते थे। लेकिन अब हुक नहीं बनते हैं, लेकिन हमको बेसिक्स सीखना है हुक वाला ही। अगर हुक नहीं है तो हम हुक का जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसको नहीं ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए है तो हमको कैसे करना होता है ये सीख रहे हैं। अब ये एल लेंथ है और ये हुक है, तो लेंथ ऑफ वन हुक जो है वो 9D लिया जाता है। वहां डी क्या है? डायमीटर ऑफ द बार। 9D एक हुक के लिए 9D की एक्स्ट्रा लेंथ है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? L प्लस 18D। एक हुक का 9D और दो हुक दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया 9D और ये वाला हो गया 9D, और ये वाली लेंथ है। सो L प्लस 2 9D यानी L प्लस 18D। तो लेंथ ऑफ बीम और स्लैब माइनस 2 एंड कवर्स। अगर टोटल लेंथ निकालना है तो ये टोटल लेंथ निकाल ली और दोनों तरफ के एंड कवर जो है वो माइनस कर देते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। अभी तो आप ये देखिए स्टैंडर्ड अगर हुक है ये, तो इसके लिए 9D का, एक हुक के लिए 9D एक्स्ट्रा लेंथ है, दो के लिए कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9D या 18D। बेंटअप बार्स, बार को बेंटअप किया जाता है, जिनको क्रैंक्ड बार्स भी कहते हैं इन जनरल लैंग्वेज, लेकिन हम इसको सही शब्द उसका बेंटअप बार्स है। बेंटअप बार्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? बेंटअप बार शियर रेसिस्टेंस के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ चूंकि हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात नहीं करेंगे, हम बात एस्टिमेशन की करेंगे, लेकिन आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बेंटअप बार है। बेंटअप दो उस पर एंगल्स पे होते हैं, एक 30 डिग्री पर, एक 45 डिग्री पर। जनरली हम 45 डिग्री पर बेंटअप करते हैं, लेकिन कई बार 30 डिग्री पर भी बेंटअप होता है, ठीक है ना, उसकी डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको जो भी ड्राइंग में दिया हो आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ वन बेंटअप यदि 45 डिग्री पर है तो 0.5D1 लिया जाएगा, और यदि 30 डिग्री पर है तो 0.3D1 लिया जाएगा। अब ये D1 क्या है? ये इस फिगर में दिखाई दे रहा है आपको D1। D1 अगर हमको निकालना है, मतलब जितना पार्ट बेंटअप है ना ये वाला, यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है D1,
ये दिखाई दे रही है इस फिगर में आपको बहुत अच्छे से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस ओवरऑल डेप्थ में से ये टॉप कवर है और ये बॉटम कवर है, तो टॉप कवर और बॉटम कवर को हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? D1, टोटल डेप्थ माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर। तो जो है वो हमको D1 मिल जाएगा, और यदि 45 डिग्री पर है तो 0.5 D1 और 30 डिग्री पर है तो 0.3 D1। यहाँ पर एक और फिगर बना हुआ है, ये L/4 टू L/5, हालांकि वो L/5 L/7 पर भी बेंट अप होते हैं, लेकिन फॉर द एस्टिमेशन पर्पस ये L/4 टू L/5 ही हम कंसीडर करते हैं बेंट अप के लिए। सो L/4 या L/5 पर बेंट अप होता है 45 डिग्री के लिए, ये उसकी कैलकुलेशन दी हुई है। ये 0.42 है तो इसी को राउंड ऑफ करके 0.5 मान लिया जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन दी गई है किस तरह से वर्टिकल डिस्टेंस और 45 डिग्री के लिए साइन d अपॉन साइन 45 माइनस डी, और यहाँ सॉल्व किया तो 0.42 आया। आप तो अभी ये याद रखिएगा कि हमको 0.5 D1 फॉर 45 डिग्री एंड 0.3 D1 फॉर 30 डिग्री। ओवरलैपिंग एक्चुअली क्या होता है, जो बार होता है वो पूरा इकट्ठा तो आता नहीं है। मान लीजिए कहीं बार खत्म हो गया, अब वहां से आपको दूसरा बार अप्लाई करना है, तो कुछ ओवरलैप किया है आपने, यहाँ से लेके ये वाला बार ऐसा आया और यहाँ जाके ये ऐसा खत्म हो गया। आपने अगला बार लिया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिए ये वाला। तो इस तरह से जब बार आपको लेना है तो ये 40 टू 50 डी लिया जाता है, पर यहाँ 40 टू 45 डी है, लेकिन सामान्यतः 40 टू 50 डी, 40 टू 45 डी डायग्राम में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 40 टू 50 डी तक जाता है। यहाँ पर उन्होंने 40 टू 45 डी लिया है, जहां पर डी क्या है? डायमीटर ऑफ द बार। अगर दो बार ओवरलैप हो रहे हैं, एक बड़ा है डायमीटर में और एक छोटा है डायमीटर में, तो जिसका डाया कम होगा उसका हम डायमीटर ले लेंगे, ठीक है ना? तो वो 40 टू 45 डी वहां पर आ जाएगा। सामान्यतः एक ही डाया के बार होते हैं, तो 40 टू 50 डी हम ओवरलैप लेते हैं, और डी क्या है यहाँ पर? डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार। अब ये बात कर रहे हैं हम स्टिरप्स की, तो स्टिरप्स में हम क्या करेंगे? यदि बैंड के लिए पता कर लीजिए, केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपके, कि 45 डिग्री के बैंड के लिए लेंथ हम लेते हैं 1D, 90 डिग्री 2D और 135 डिग्री के लिए 3D। ये कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर 90 डिग्री पर बैंड है तो 1D, ये 90 डिग्री बैंड है, ये 90 डिग्री बैंड है, तो इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 90 डिग्री के 3 बैंड दिखाई दे रहे हैं और 135 डिग्री के 2 बैंड दिखाई दे रहे हैं, ये 135। तो 135 के लिए 3D लिया जाता है। अब इसकी लेंथ निकालना हो तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस हुक, ठीक है ना? तो अब ये लेंथ क्या हो जाएगी? विड्थ प्लस डेप्थ इंटू 2। कौन सी? लेकिन अंदर वाली, ये जितनी विड्थ है ये जितनी डेप्थ है, ठीक है ना, उसका 2। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ये 250 है और ये 550 है। बीम का साइज अलग है, कंक्रीट कवर 25 mm है, ये कवर दिख रहा है कंक्रीट का, ये 25 mm है, ये 25 mm है, वट एवर। अंदर अंदर की डिस्टेंस है, जैसे अगर मैं इसकी लेंथ निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? 250 प्लस 550 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना? डबल कर दिया, या तो 250 प्लस 550 फिर 250 और फिर 550, इन सबको आपस में जोड़ दिया, प्लस हुक लेंथ। हुक लेंथ के लिए आगे बताता हूँ। डायमीटर स्ट्रेट बार एक हुक के लिए 9D, दो हुक है तो 18D, टोटल कितनी हो गई? लेंथ प्लस 18D। बेंटअप बार के लिए दो हुक है, सो 2 इंटू 9D प्लस L प्लस 18D प्लस यहाँ 0.42 दिया है, आप 0.5 D1 लीजिएगा, ये D दिखा रहे हैं यहाँ पर ये D1 लीजिएगा आप अपना। 45 पर है तो ये 0.42 की जगह 0.5 हम लेकर चलते हैं, तो 0.5 D1। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वही किया, लेंथ प्लस 2 हुक्स, तो 18D प्लस 2 इंटू दो बार बेंटअप है ना, एक बेंटअप, यहाँ एक ही बार बेंटअप था, यहाँ दो बेंटअप है। ये अल्टरनेट बेंटअप होता है तब इस तरह का फार्मूला लगाना है आपको। यदि बोथ साइड बेंटअप है तो ये फार्मूला लगाना है, 2 इंटू 0.5 D1। अब ये 40 टू 45 D है तो लेंथ वही निकल आई है, 18D दो हुक को जोड़ दिए। ओवरलैप लेंथ कैसे निकालेंगे? 40 टू 50D प्लस 18D, क्योंकि ये और ये ओवरलैप प्लस दो हुक। इस तरह की अगर स्ट्रिप्स है तो ये वाला फार्मूला फॉलो करना है।
इस तरह की स्टेप हो रही है तो 2 इंटू 12d इज इक्वल्स टू 24d, यानी कि L1 प्लस L2 इंटू 2, ये विड्थ और ये विड्थ जैसा मैंने आपको बताया था अभी, L1 प्लस L2 इंटू 2 प्लस 24d। तो हुक के लिए एक्स्ट्रा लेंथ क्या है? 24d, जहां d क्या है? डायमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, इस फिगर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो आपको सारी बात समझ में आएगी। अगर नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लेंथ माइनस 2 एंड कवर, दोनों तरफ के एंड कवर घटा दिए, टोटल लेंथ ली, उसके एंड कवर घटा दिए, स्पेसिंग से डिवाइड किया, प्लस 1 किया, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मेन बार। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने, सेम फार्मूला, पर उसमें क्या अंतर होगा? लेंथ माइनस 2 एंड कवर तो सही रहेगा, लेंथ बदल जाएगी, एंड कवर जो होगा वो घट जाएगा, स्पेसिंग जो होगी वो उससे डिवाइड होगा, पर फार्मूला यही है, लेंथ माइनस 2 एंड कवर अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। यही मेन बार का निकालने का है, यही डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने का है। अब बात करें हम समरी की, इतना जो हम बात करते हुए आ रहे हैं इसको हमने समराइज्ड किया हुआ है। एक हुक के लिए लेंथ 9d, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार निकालना है, लेंथ और 2 हुक, लेंथ प्लस 2 हुक तो L प्लस 2 इंटू 9d। बेंटअप बार की लेंथ निकालना है तो लेंथ प्लस 2 हुक प्लस 2 बेंटअप, क्योंकि 2 बेंटअप होंगे ना सामान्यतः, अगर एक बेंटअप होगा तो एक बेंटअप, सो लेंथ प्लस 2 इंटू 9d प्लस बेंटअप 2, यहाँ पर 45 डिग्री के लिए दिया है, अगर मान लीजिए 30 डिग्री के लिए होगा तो यहाँ 0.5 की जगह क्या आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। ओवरलैप 40d टू 50d, लेंथ ऑफ स्ट्रिप 2, विड्थ प्लस डेप्थ प्लस हुक, हुक कितना है? 24d। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये सब आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, और इनको याद रखिएगा, ये सारी बातें याद करने की है, तभी जाके आप एस्टिमेट कर पाएंगे। जब हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये सारी चीजें काम में आने वाली है। एक ये सिंपल सा फिगर है जिसमें आपको ध्यान रहे कि ये एक बीम का फिगर बनाया है, ये एंड कवर कहलाता है, जहां पर रीइंफोर्समेंट छोड़ दिया है, ये जहां मेरा कर्सर है ये एंड कवर है, ये एंड कवर है, ये इधर से लेके इधर तक टॉप कवर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बॉटम कवर है, ये क्लियर स्पान है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा इफेक्टिव स्पान। यानी कि सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस इज अ क्लियर स्पान, और सेंटर ऑफ द, जहां तक बियरिंग है, सेंटर टू सेंटर अगर लें हम, सपोर्ट के सेंटर पर से यह बियरिंग रखी जाती है, ये जितनी बियरिंग होगी तो ये क्या हो जाएगा? आपका इफेक्टिव स्पान। तो क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान आपको क्लियर है। आपको तो ये सारी समरी याद रखनी है कि एक हुक 9d, टोटल लेंथ L प्लस 2 हुक यानी L प्लस 2 इंटू 9d, लेंथ ऑफ बेंटअप बार, लेंथ प्लस 2 हुक प्लस 2 बेंटअप, अगर 1 बेंटअप है तो 1 एक की जगह आ जाएगा ना, 0.5d1, 2 है तो 2 इंटू 0.5d1, 3 है तो 3 इंटू 0.5d1, 3 भी होते हैं, कैसे होंगे वो भी हम कभी प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ओवरलैप 40 टू 50d, 40d भी ले सकते हैं 50d भी ले सकते हैं, जहाँ d क्या है? डायमीटर, d1 क्या है? आपका टोटल ओवरऑल डेप्थ जो है बीम की या स्लैब की, उसमें से टॉप कवर या और बॉटम कवर को माइनस कर दीजिए। स्ट्रिप्स में क्या करेंगे? विड्थ और डेप्थ का ट्वाइस, अंदर का, नॉट बीम की साइज का नहीं, उसमें से कवर माइनस कर देंगे, साइड कवर और टॉप और बॉटम कवर, तो जो बचेगा वो उसका डबल कर देंगे, विड्थ और डेप्थ को जोड़ेंगे, उसका डबल करेंगे, और उसमें हुक जोड़ देंगे। हुक के लिए कितनी लेंथ? 24d, 24d, जहाँ d क्या है? डायमीटर ऑफ द स्ट्रिप्स बार। सो ये था एक बेसिक नोट्स ऑन द आरसीसी, एस्टीमेट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। ये बेसिक नोट्स आपको याद रखने हैं, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपसे आरसीसी के स्ट्रक्चर्स में जो कैलकुलेशंस की जाती हैं एस्टिमेशन की, वो सारी बन जाएंगी। अगले उसमें हम बात कभी करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुने बार बार वीडियो को, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको कॉपी पर नोट करें और इन सबको याद करें, ये बहुत काम में आने वाली है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, यहाँ ये बाकी की बात अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।